हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो बीता हुआ जो साल था 2024, कई स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट सफल रहे जिन्होंने सिलेक्शन पा लिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जिनका किसी न किसी कारण से सिलेक्शन रह गया। तो ऐसे स्टूडेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 की अनुभव के साथ हमने जो गलतियां करी है उसे दोहराते न हुए 2025 में हम ऐसे मेहनत करें कि इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन यानी 31 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर संदीप शाह को नियुक्त किया गया है। 18वें बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन नेपाल में किया गया है और यह 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश से 14 बाघ किस राज्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। तो उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश से 14 बाघ स्थानांतरित किए जाएंगे। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के भारोत्तोलन दल ने कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 33 पदक जीते हैं। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो इसे कोनेरू हेम्पी ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो नीतीश रेड्डी यह ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने हैं। हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो यह जसप्रीत बुमराह बने हैं। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 30 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं। तो इसका सही विकल्प है सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी वितिल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है। तो वितिल कुमार ने अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले वितुल कुमार सीआरपीएफ के एडीजी ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे। और फ्रेंड्स आईपीएस वितुल कुमार को कुछ प्रतिष्ठित अवार्ड भी दिए गए थे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पुलिस मेडल इन्हें 15 अगस्त 2009 में दिया गया था। राष्ट्रपति पुलिस मेडल इन्हें 26 जनवरी 2021 में दिया गया था। सिल्वर मेडल 2016 में और गोल्ड मेडल 2018 में दिया गया था। इसके अलावा उन्हें सीआरपीएफ के भी स्पेशल पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने। 51वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 31वें क्रम के महानिदेशक राजेंद्र सिंह भट्टी बने। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के 30वें क्रम के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 26वें क्रम के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। वायुसेना प्रमुख यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख का पदभार अमरप्रीत सिंह ने संभाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर बनी। एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्रीनिवास शेट्टी बने। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने। नए लोकपाल एम खान विलकर बने। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बने। संजय मल्होत्रा यह आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर बने। विजय चंडोक यह एनएसडीएल के एमडी और सीईओ बने। एचपीसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक अमित गर्ग बने।
और मसातो कांडा यह एडीबी का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। और फ्रेंड्स, हरियाणा स्टीलर्स ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और यह हरियाणा स्टीलर का फ्रेंड्स पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब है, यानी पहली बार हरियाणा स्टीलर्स ने इसे जीता है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। और फ्रेंड्स, बात करें इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो टोटल 12 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। और शीर्ष स्कोरर कौन रहे? तो दिमाग दलाल रहे और ये पटना पायरेट्स के प्लेयर थे। और सबसे अधिक टैकल पॉइंट किसका रहा? तो ईरान मोहम्मद रेजा चियाने का रहा, जो हरियाणा स्टीलर के प्लेयर थे। और सबसे सफल रेड कौन रहे? तो दिमाग दलाल रहे। सबसे सफल टैकल कौन रहे? तो ईरान मोहम्मद रेजा चियाने रहे, जो हरियाणा स्टीलर्स के प्लेयर थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर प्लेटफॉर्म नामक एक नई नागरिक केंद्रित पहल शुरू की है। स्वर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंग्रेजी की बोर्ड से अपरिचित नागरिक भी आसानी से अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने आवेदन या शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसकी कंपनी का नाम क्या है फ्रेंड? तो स्वर है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो भाषा मित्रों को समाप्त करना, संचार में सुधार करना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक आसान बनाना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड, स्वर स्टाफ की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो स्पीच टू टेक्स्ट एकीकरण। इसमें नागरिक अब मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर व्हाट्सएप को टाइप करने के बजाय बोलकर भेज सकते हैं, जिससे उन लोगों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाती है जो कीबोर्ड से अपरिचित हैं। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा गुजरात राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। और कुछ गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सांडल में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव यह मशाली गांव बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। अच्छा फ्रेंड्स, सेमीफाइनल में किसने हराया? तो फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्स लैनियर ने हराया। और इस टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक और कहां पर किया गया था? तो 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024 तक इसे चाइना के शेंझेन में आयोजित किया गया था। और आप लोग यह भी जानते रहिए, किंग कप एक प्रतिष्ठित पुरुष एकल टूर्नामेंट है जिसमें 8 शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। और यह 2 बार की ओलंपिक चैंपियन चीन के लिन डैन द्वारा शुरू किया गया। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। और एम राघव 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैंगोंग झील के किनारे किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया।
और यह प्रतिष्ठान मराठा योद्धा को श्रद्धांजलि और भारत की मजबूत सीमा सुरक्षा का प्रतीक है। यह कदम भारत चीन संबंधों के बीच बढ़ती सतर्कता और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स, तो यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची है। और बात करें फ्रेंड्स, इस प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रतिमा का उद्घाटन सेना के 14वीं कोर फायर एंड प्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने इसका उद्घाटन किया। अच्छा फ्रेंड्स, हाल ही में स्थापित किए गए कुछ स्टैचू को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के बांसेरा पार्क में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जनगणना भवन नई दिल्ली में किया गया। जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के राजकोट किले में किया गया। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो मुंबई की रहने वाली काम्या 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा लिया है। उनका यह कारनामा दृढ़ संकल्प, सहन शक्ति और पर्वतारोहण के प्रति उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, इनकी उम्र मात्र 70 साल है और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की यह महिला बनी है। और 17 साल की उम्र में काम्या माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2024 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल जानते हैं। तो केरल ने चंडीगढ़ को 34-31 से हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इस टूर्नामेंट का फाइनल केरल के चंगनासेरी में इसको आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स, केरल पहली बार फाइनल पहुंचा और केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो राहुल को चुना गया जो केरल के प्लेयर थे। और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ वामपंथी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF बैंक के पूर्व चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए मैड्रिड की एक अदालत द्वारा 4 साल की जेल की सजा इन्हें सुनाई गई है। और फ्रेंड्स, 75 वर्षीय रेटो, जिन्होंने 2004 से 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, इन्हें 3 मामलों में दोषी ठहराया गया है, जिसमें कर अपराध, सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। और इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टियानो जॉर्जीवा है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है ए। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2025 तक कर दी है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-2024 में की गई थी। विवाद से विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों के लिए 2019 की सबका विश्वास योजना पर आधारित है। और यह भी जानते रहिए, यह विवादित कर, ब्याज और जुर्माने के निपटान की सुविधा प्रदान
करती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।